नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर जितेंद्र आयुष पर। मैं डॉक्टर जितेंद्र आज आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है केश रोग। जो बालों की समस्या हर व्यक्ति उससे परेशान है। हर महिला को हर ऋतु के अनुसार या रोग के अनुसार जो परेशानी होती है उसके अंदर हेयर फॉल की समस्या सभी को झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो क्लिनिकल हम नुस्खे यूज़ करते हैं हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए, और जो हम आयुर्वेद के अंदर जो क्लिनिकल और टेक्सचुअल जो संहिताओं के अंदर ज्ञान है और जो क्लिनिकली हम देखते हैं जिनसे हमें लाभ मिलता है हमारे रोगियों के अंदर, हमारे जो खालित्य या पालित्य के रोगी हैं उनके अंदर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की चर्चा। कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है केश रोगों के अंदर। केश रोग जो होते हैं हमारे शिरो रोग के अंदर ही वर्णित किए गए हैं। केश रोग के अंदर जैसा कि हमारा जो केश है, हेयर है, उसको केश कहा गया है, और हेयर्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको, जो उसकी रूट है, उसको केश की भूमि कहा गया है। भूमि का मतलब जहाँ पर जो बीज पड़ता है उसके बाद जो वृक्ष या पौधा अंकुरित होता है, उस प्रकार इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। तो केश भूमि के अंदर जो चीज़ें हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये जानना कि हमारे केश भूमि के अंदर कौन से ऐसे दोष हैं जिनके कारण खालित्य या पालित्य होता है। जब वात आदि दोष, वात पित्त कफ हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं और जो हमारी केश भूमि के अंदर जो हमारा केश की जड़ है, मूल है, उसके मूल को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं तो उसे खालित्य कहते हैं। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे बाल्डनेस कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो खालित्य की जो मैंने आपको बताया। अब पालित्य के अंदर पलीत रोग, जिसके अंदर बालों का सफ़ेद होना या मॉडर्न में जिसे ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण है वो होता है वात और पित्त। वात मीन्स जो रुक्षता वाला गुण। यदि हम ऐसे कारणों का सेवन करते हैं जिनसे हमारे शरीर में रुक्षता बढ़ती है, या ऐसे कारणों का सेवन या दोष बढ़ते हैं हमारे जिनके कारण हमारे शरीर में उष्णता बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, हीट बढ़ती है, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे को इन चीज़ों को दूर करना होता है। तो उसी के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आयुर्वेदिक संहिताओं के अंदर एक हेयर का स्ट्रक्चर बताया गया है, वो हेयर जो मुख्यतः हमारा जो बाल है, हमारे जो कहीं के भी बाल हैं, उनके अंदर दो कारण होते हैं दोस्तों। दो कारण के अंदर सबसे पहले तो अस्थि धातु। अस्थि धातु जो बोनी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर की लंबाई के लिए, हेयर्स के नंबर के लिए भी। और दूसरा जो कारण होता है दोस्तों वो होता है शुक्र धातु। शुक्र धातु के अंदर जैसे कि हमारे मॉडर्न साइंस में भी जो दो चीज़ें हैं वो हमारी एजिंग के लिए या हमारी बालों की ग्रोथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि हमारे हड्डियां हैं, जो हमारी बोन है, बोन का जो मैरो का हिस्सा है, बीच का जो हड्डियों के बीच का हिस्सा होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों आयरन्स की एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसा कि जब हमारे को किसी को खून की कमी हो जाती है तो आरबीसी काउंट करते हैं या एचबी काउंट करते हैं, तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी उसको दर्शाता है। यदि हमारी अस्थियां सही रूप से बनती हैं तो वो हमारे आयरन कैल्शियम की कमी को दूर करता है। तो हम ये इस प्रकार कह सकते हैं दोस्तों कि जो मॉडर्न की रिसर्च है या मॉडर्न का व्यू है वो हज़ारों साल पुरानी संहिता के अंदर पूरी तरह से इस बात की पुष्टि करता है कि उस समय जो बताया गया कि अस्थि धातु मीन्स जो बोनी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, वो रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा कौन सा? शुक्र धातु। शुक्र धातु जिसे हम आम भाषा में कहें तो जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डिपेंड करता है। मॉडर्न के अंदर भी ये रिसर्च के अंदर पाया गया है दोस्तों कि जो क्रोमोसोमल फैक्टर है, मेल्स के अंदर बाल्डनेस ज़्यादा होती है। खालित्य रोग जो होता है, बालों का झड़ना या गंजापन जिसे कहें पूर्णतः, तो वो पुरुषों के अंदर ज़्यादा होता है और महिलाओं के अंदर कम होता है। और अगर यदि हम इसके कारणों को दूर करने की बात करें खालित्य की, खालित्य का मतलब दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि जो जड़ है वो पूर्णतः नष्ट हो गई है तो बाल वहाँ से उड़ गए हैं। और पालित्य का मतलब यह है जड़ों का जो मूल भाग है वो अभी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ है, कमज़ोर हुआ है, तो बाल सफ़ेद होना जिसे ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं। तो इसी के कारणों के साथ साथ अगर इसके निदान की बात करें, इसके समाधान की बात करें, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो कैल्शियम है, आयरन की एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी के अंदर, या 30+ एज हो जाती है हमारी, तो बोन्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है।
और जैसे डाइट के अंदर जो व्यक्ति बादाम, मीट का सेवन या प्रोटीन लेवल जिनका अच्छा होता है और अखरोट वगैरह जो खाते हैं, तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन वगैरह का लेवल नॉर्मल रेंज में रहता है। और नॉर्मल रेंज में रहने का ही तात्पर्य ये है दोस्तों कि यदि कम और ज़्यादा हो जाता है तो इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हेयर ग्रोथ के पीछे मेल हार्मोन्स का फैक्टर है। साथ ही अब मैं और आपको कुछ कारण बताने जा रहा हूँ जिनके अंदर इसके पूर्णतः आपको समस्या का समाधान मिलेगा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है जो आपका कारण है ना रोग का, आप उसको दूर कीजिए, उसके बाद आपका रोग का समूल नाश हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने कारणों को समझना होगा। उसके बाद मैं आपको ज़रूर ये बताऊंगा कि मैं क्लिनिकली किन किन चीज़ों को यूज़ करता हूँ और मुझे किन किन चीज़ों से पेशेंट्स के अंदर रिलीफ मिला, और वो घरेलू उपाय भी बताऊंगा आपको। तो वीडियो को पूरा देखें। अब दोस्तों बात करते हैं हम कारणों के बारे में। कारणों के बारे में बात करते समय सबसे पहले प्रमुख कारण है हमारे शरीर में वात और पित्त को बढ़ाने वाला चाय। सभी घरों में चाय की जो समस्या है, वास्तविकता में ये एक समस्या ही है दोस्तों। चाय जो कारण है हमारे शरीर के अंदर गैस का और तेजाब का प्रमुख कारण है। साथ ही चाय में जो मिलावट होती है उसके कारण भी हमारी इंटेस्टाइन आयरन और कैल्शियम को पूर्णतः एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो चाय के नुकसान बहुत सारे हैं, आप सभी जानते हैं। तो चाय एक प्रमुख कारण है। चाय का सेवन उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करना चाहिए या कम मात्रा में करना चाहिए। केवल चाय को उन्हीं दिनों में सेवन करना चाहिए जब धुंध पड़ती है दोस्तों, जनवरी फरवरी के पास, जब कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, तब हमारे को ज़रूरत होती है। और दूसरा जो कारण है दोस्तों, कलर करना, बालों को जो रंगते हैं हम, हेयर डाई करते हैं, उससे बालों का जो स्ट्रक्चर है वो थिन हो जाता है, बहुत बारीक हो जाता है। क्योंकि वो जो केमिकल बेस होता है वो उस बालों को खा जाता है एक तरह से केमिकल, और बालों का स्ट्रक्चर इतना बारीक हो जाता है कि उसकी जड़ें भी वीक हो जाती हैं। जड़ें कमज़ोर होने के कारण वो जिस प्रकार हम कोम्बिंग करते हैं या गीले बालों में कंघा मारते हैं तो उससे भी बाल हमारे झड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों से सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप कलरिंग ना करें। मोस्टली जो कारण है इस युग के अंदर, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे युवा किशोर अवस्था की मैं बात करूँगा, जो कम आयु के लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो अपने हेयर्स को कलर करते हैं। उसके कारण क्या होता है, जब एक बार तो वो उन्हें अच्छा लगता है, बाद में हेयर झड़ने लग जाते हैं क्योंकि वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी जड़ों की जो शक्ति है वो चली जाती है केमिकल के कारण। तीसरा जो कारण है दोस्तों, ऋतु संधि। जब भी मौसम बदलता है, आयुर्वेद में ऋतुचर्या का वर्णन बहुत अच्छा किया गया है, किस मौसम में किस प्रकार खाना पीना चाहिए और क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए हर मौसम के अनुसार। जब भी मौसम बदलता है हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स और हार्मोन्स के अंदर बदलाव आता है। तो हमारे को जब भी देश का परिवर्तन होता है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो जो जलवायु का परिवर्तन होता है वो भी हमारे बालों की समस्या का कारण बन जाता है। चौथा जो दोस्तों, लैक्टेशन पीरियड के अंदर जब माताएं दुग्धपान कराती हैं छोटे शिशुओं को, बच्चों को, तो उस दौरान एक स्वाभाविक तौर से हेयर फॉल होता है, लेकिन वास्तविकता में वो कुपोषण जन्य होता है। क्योंकि जो उस दौरान कैल्शियम की मात्रा है, जो प्रोटीन की मात्रा है और जो आयरन की मात्रा है वो बॉडी से रिड्यूस होता है। माता बच्चे को जो दुग्धपान कराती है उसके अंदर उसका जो पोषक तत्व अंश चला जाता है, उसके कारण उसको शरीर एकदम सहन नहीं कर पाता, और जिसके कारण कई बार महिलाओं को थोड़ा बहुत हेयर फॉल तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसका कारण यही कुपोषण जन्य ही माना जाता है। तो उस समय हमारे आयुर्वेद के अंदर विशेष प्रकार के योग बताए गए हैं, विशेष प्रकार की डाइट बताई गई है, तो उनका सेवन हमें करना चाहिए। चौथा जो दोस्तों, इसी के अंदर हम अगर बात करें तो आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए आप किसी भी प्रकार की अच्छे डॉक्टर की दिशा निर्देश अनुसार मेडिसिन लीजिए। प्रोटीन जो आपकी डेफिशिएंसी है उसको दूर कीजिए, वेज या नॉन वेज जैसे भी आप अपनी डाइट मेंटेन करते हैं। और सल्फ़र डेफिशिएंसी भी हो जाती है जो लैक्टेशन पीरियड के बाद में होती है। तो महिलाओं के अंदर यदि सल्फ़र डेफिशिएंसी है तो आयुर्वेद के अंदर गंधक जो योग हैं वो बहुत अच्छे, इफ़ेक्टिव और कारगर साबित होते हैं हेयर फॉल को दूर करने के लिए। पांचवा जो बात करेंगे दोस्तों, हार्मोनल फैक्टर है। हार्मोनल फैक्टर के अंदर थायराइड, हाइपोथायराइड जो रोग हो जाता है, ग्रंथि होती है हमारी गले में, जिसके कारण हमारे हार्मोन्स के स्राव असंतुलित हो जाते हैं, जिसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है या किसी और कारण से कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि अस्थमा के अंदर हमारी जो मांसपेशियां ज़्यादा कार्य करती हैं
तो उनके अंदर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो उसके अंदर वात और कफ का दोष बढ़ जाता है, जिसके कारण पित्त सही रूप से कार्य नहीं कर पाती और अवरुद्ध होने के कारण, मार्ग के कारण, तो फिर इस प्रकार की समस्या आ जाती है। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी और मॉडर्न के दृष्टिकोण से भी जो हार्मोनल प्रॉब्लम है उसका भी हम आयुर्वेदिक उपचार लें आयुर्वेदिक चिकित्सक के अनुसार। और अब मैं बात करूँगा छठा जो रोग है या कारण है हेयर फॉल का, वो है सोरोसिस इन ऑन स्काफ। जब सिर पे किसी को सोरोसिस नामक रोग हो जाता है तो उसके लक्षण आते हैं, त्वचा से, सिर पे से चकत्ते से निकलते हैं त्वचा की, और बड़े बड़े चकत्ते निकलते हैं त्वचा से। तो उसका वो अलग से विस्तार पूर्वक चिकित्सा की जाती है और उसका हमें आयुर्वेदिक उपचार लेना चाहिए, उसका बहुत अच्छा उपचार है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सातवें जो कारण, सबसे प्रमुख कारण हेयर फॉल का कारण है डैंड्रफ, रूसी जिसे कहा जाता है। रूसी के अंदर मैं आपको घरेलू उपाय बताने वाला हूँ, आप उसको अपने जीवन में अपनाएं और उसका लाभ उठाएं। तो रूसी के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है दोस्तों हमारी गलत दिनचर्या का होना। गलत दिनचर्या का हमने पहले भी अपनी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली है, जो आप प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन लिंक से देख लें। दिनचर्या क्या है दोस्तों, जो हमारे दिन भर की जो हमारे कार्यकलाप हैं, जो सुबह से लेकर रात तक के हमारे दिन के कार्य होते हैं, वो दिनचर्या के अंदर बतलाए गए हैं। तो दिनचर्या के अंदर हमारे को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है, हमारी शरीर की साफ़ सफाई कैसे रखनी है, शरीर की साफ़ सफाई के साथ अपनी शरीर की मेंटेनेंस कैसे करनी है। तो दिनचर्या के अंदर जो मुख्यतः कारण आता है वो आता है कि भाई हमारे शरीर के अंदर जो हमारी ऑयलिंग है, हमारे शरीर के अंदर जो स्नेह पदार्थ है, अच्छा स्नेह है, हमारे शरीर को चलाने के लिए, जोड़ों को चलाने के लिए, हमारे शरीर में जहाँ जहाँ त्वचा है उसको चिकना रखने के लिए अच्छे स्नेह की कमी हो जाती है, अच्छी चिकनाई की कमी हो जाती है। उसको सही रखने के लिए मौसम के अनुसार और दिन के अनुसार वो आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा वर्णित है। आप हमारी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। अब मैं कारण पे बात करूँगा दोस्तों, शैम्पू। 8वां नंबर जो कारण है हेयर फॉल का वो है शैम्पू। आर्टिफिशियल जितने भी शैम्पू बाज़ार में मिलते हैं, जो बाज़ार में आयुर्वेदिक शैम्पूज़ के अंदर भी कई बार ना चाहते हुए भी उन्हें प्रिजर्वेटिव वगैरह डालना पड़ता है या और कुछ ऐसे केमिकल डालने पड़ते हैं जो पूर्णतः हेयर ग्रोथ को और हेयर्स की रूट्स को कमज़ोर करने लग जाते हैं यदि आप ज़्यादा लंबे समय तक शैम्पूज़ का प्रयोग करते हैं। तो शैम्पू का प्रयोग हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। आपका हेयर टाइप कैसा है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, आप वातज, पित्तज, कफज प्रकृति के हैं, किस प्रकार के हैं। बाकी मैं आपको इस वीडियो में आगे आपको शैम्पू भी बताऊंगा जो आप आयुर्वेदिक बिना किसी खर्चे के अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार का बाल धोने के समाधान मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो चेंजेस इन वाटर, पानी के अंदर जो चेंज आ जाते हैं। कई बार पानी गंदा आ जाता है, कई बार पानी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में हो जाते हैं। जो पानी की हार्डनेस है वो भी डिपेंड करती है कई बार के बालों की ग्रोथ किस प्रकार होगी या बाल कितने झड़ रहे हैं आपके। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, यदि आप हरियाणा के रहने वाले हैं, यदि आप एक कोने से दूसरे कोने पे जाएंगे तो वो पानी वहाँ पर बदल जाएगा। और गुजरात के अंदर अगर आप हरियाणा का व्यक्ति जाता है तो उसको हेयर फॉल की समस्या 100% होगी, क्योंकि जो कोस्टल एरिया है या जो समुद्री पानी है वो एकदम हमारी बॉडी को सूट नहीं करेगा। तो ये हो गया, जो पानी का चेंज हुआ तो हमारे बालों पर प्रभाव आया। तो दोस्तों अब हम 10वें कारण पर बात करेंगे, वो होता है व्याधिजन्य। किसी भी व्याधि के अंदर जैसे साइनोसाइटिस होता है, उदर जद्रुगत रोग जितने भी हैं, अब कॉलर बोन जो हमारी है उससे ऊपर जितने भी रोग होते हैं, किसी को अगर लंबे समय तक बुखार हो रहा है, किसी को लंबे समय तक नज़ला है, किसी को लंबे समय तक सिरशूल है, किसी को नाक के अंदर पॉलिप हो गए, नोज़ के अंदर, किसी भी ऐसा विकार होना जो उदर जत्रुगत है जो आपको इस एक लंबे समय तक है और उसके लिए आप दवाएं खा रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम से भी आपको हो सकता है। रोग के दुष्परिणाम के कारण तो होता ही होता है, लेकिन अब आप किसी व्याधि की भी लंबे समय तक चिकित्सा ले रहे हैं तो दवाइयों की जो गर्मी होती है जिसे हम कहें, तो वो शरीर में बालों को, सिर के बालों को कमज़ोर कर देती है दोस्तों। तो सावधानीपूर्वक लंबे समय तक दवा खाएँ, डॉक्टर के दिशा निर्देश अनुसार ही खाएँ। और जो कारण है इसके अंदर, लीवर की जो प्रॉब्लम होती है, किडनी की जो प्रॉब्लम होती है, लीवर हमारा पित्त का एक मेन सोर्स है पित्त को शमन करने के लिए, और किडनी हमारी जो है मेन सोर्स है पित्त को
शरीर से मूत्र मार्ग से बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों जो शरीर के अंदर हमारे पित्त जमा हो जाता है उसको रेगुलेट करने के लिए किडनी और लीवर का बहुत बड़ा फंक्शन है। किडनी और लीवर के फंक्शन के लिए हमने आपके लिए एक वीडियो डाली है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर। गिलोय और पुनर्नवा या साठी के जो काढ़ा बना सकते हैं हम, वो हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए तो अच्छा है ही, पर्टिकुलरली किडनी और लीवर के लिए बहुत अच्छा है। कृपया आप उसको भी यूट्यूब चैनल पर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों चिकित्सा की। चिकित्सा के अंदर जो बात की गई है, महर्षि चरक कहते हैं कि जो शिरोरोग चिकित्सा है उसी के अंतर्गत इसकी चिकित्सा की गई है। खलित्य पलित्य जो हमारे बालों का झड़ना, बाल कम हो जाना सिर पर, या फिर बालों का सफ़ेद हो जाना, या बाल हरी केश हो जाना, तो उसके जो चिकित्सा बताई गई है वो शिरोरोग की चिकित्सा के साथ ही बताई गई है दोस्तों। चिकित्सा के अंदर तिल तेल या अणु तेल या कोई भी तेल का नस्य नाक के मार्ग से अंदर, नाक के अंदर तेल डाला जाता है, दवाई डाली जाती है। वो योग्य चिकित्सक के अनुसार ही आप अपना निर्धारण करवाएं कि आपका तेल आपके लिए कौन सा अच्छा है, क्योंकि आपकी प्रकृति अलग अलग होती है वात पित्त कफज के अनुसार। बाकी मैं वात पित्त कफज के अनुसार भी आपको इसके अंदर तेल बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप संशोधन करवाइए। सबसे पहले शरीर साफ़ होना ज़रूरी है। शरीर साफ़ के लिए मैंने अपनी त्रिफला की एक वीडियो बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी, और वो शरीर साफ़ करने के लिए उत्तम श्रेष्ठ है। और ऋतु के अनुसार अलग अलग ऋतु में हम अलग अलग अनुपान के साथ, सहपान के साथ उसको ले सकते हैं, वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो दोस्तों जब संशोधन हो जाता है, संशोधन के बाद हमें नाक के मार्ग से दवा ली और हमारे सिर पर तेल मसाज की हल्के हल्के हाथ से। तेल नील आदि तेल, भृंगराज आदि तेल, महाभृंगराज तेल, आंवला तेल, जो आप अच्छी कंपनी का या अच्छे डॉक्टर के दिशा निर्देश अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार आपको बताया जाए, उसी का आप प्रयोग करें। बाद में मुखमंडल के लिए प्रलेप बताया गया है चिकित्सा सिद्धांत के अंदर। मुखमंडल मीन्स जो हमारी कॉलर बोन है उससे ऊपर, इसको एक ही पार्ट मानना है दोस्तों। तो इसको एक ही पार्ट मानते हुए फेस पे भी कुछ लेप वगैरह प्रलेप लगाने का विधान महर्षि चरक बताते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेदिक शैम्पू कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। हम अपने बाल किस किस चीज़ से धो सकते हैं। बाल धोने के लिए सबसे उत्तम चीज़ जो है, हमारे महर्षि चरक जब एक योग बताते हैं उसके बाद बाल धोने का विधान बताते हैं, तो उसके अंदर त्रिफला क्वाथ का ही वर्णन आता है दोस्तों। त्रिफला क्वाथ की भी हमने आपको वीडियो जो मैं बता रहा हूँ त्रिफला की, उसी के अंदर हमने क्वाथ बनाने की भी विधि आपको बताई है। क्वाथ आपका डाइल्यूटेड होना चाहिए, ज़्यादा कंसनट्रेटेड क्वाथ ना हो। और क्वाथ से यदि आप सिर धो रहे हैं तो उससे पहले आपके सिर में तेल होना ज़रूरी है। रूखे तेलों को क्वाथ के साथ ना धोएं। रूखे बालों के अंदर क्वाथ के साथ ना धोएं। अगर आपकी उम्र 12 से लेकर 24-25 वर्ष के बीच में है तो आप सबसे बढ़िया योग जो मैंने प्रैक्टिकली साइंटिफिकली सर्च करके, एक हमारी जो नीम है और बेरी के जो पत्ते होते हैं, मोटे बेर लगते हैं जिसको, उस बेरी के पत्ते आप ले सकते हैं समभाग के अंदर। उसको पीसकर मिक्सी में पीस लीजिए आप, और उसका जूस निकाल लीजिए और उसको कपड़े में निचोड़ लीजिए। जो जूस निकलेगा उसको कपड़े से निचोड़ने के बाद आप हल्के हल्के सिर पे मसाज कीजिए। ये बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक शैम्पू और कंडीशनर के तौर पे आपका काम करेगा दोस्तों। इससे आपके बाल पूर्णतः साफ़ हो जाएंगे। ये झागदार बालों को साफ़ करने का बहुत अच्छा उपाय है। तो नीम और बेरी के पत्तों के सबरस या क्वाथ से भी आप सिर धो सकते हैं दोस्तों। जिस पानी में आप स्नान करते हैं, गांव के अंदर तो बहुत आसानी से मिल जाता है और शहरों में भी नीम और बेरी मिल सकती है, तो आप नहाने के पानी में भी उसको उबाल सकते हैं। वो आपके चमड़ी के विकार भी दूर करेगा और हेयर फॉल की भी समस्या दूर करेगा। और हेयर फॉल मेजरली अगर आपको डैंड्रफ की वजह से है तो वो उसको भी दूर करता है। बाकी दोस्तों जो उपाय किए जाते हैं, बेसन का प्रयोग किया जाता है, नींबू रस का प्रयोग किया जाता है। 1 चम्मच 2 चम्मच नींबू रस के अंदर थोड़ा पानी मिलाकर आप बालों को धो सकते हैं अगर आपकी कफज प्रकृति है तो। और बेसन का प्रयोग कर सकते हैं, पानी के अंदर भिगोकर उसको बाल धो सकते हैं। शिकाकाई, आंवला और रीठा, इसके लिए तो आप सभी जानते हैं, हमारी दादी परदादी के समय से महिलाएं प्रयोग करती हैं आंवला, शिकाकाई और रीठा, और पता नहीं कितनी कंपनियों ने इससे कितना करोड़ों का बिजनेस किया है। तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ करें, बजाय बाज़ार के बने हुए केमिकल या जो प्रेजर्वेटिव युक्त शैम्पू हैं उनके बजाय आप इसको प्योर फॉर्म में यूज़ करें। आपको किसी भी पंसारी, अच्छे पंसारी से या ब्रांडेड कंपनी का आप इसको क्रूड फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको इफेक्ट मिलेगा। और आप डैंड्रफ के लिए मैं अब आपको
नुक्ता बताने जा रहा हूँ दोस्तों। डैंड्रफ के लिए नारियल तेल या सरसों का तेल, इन दोनों तेल में से आप कोई भी 4 चम्मच ले लीजिए और साथ में आप आधा चम्मच शुद्ध गंधक नाम से आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलेगी आपको किसी भी ब्रांडेड कंपनी की, उसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। और सिर धोने से कम आधा घंटा पहले 5 से लेकर 10 मिनट तक हल्के हल्के मसाज कीजिए। जिसको भी किसी भी प्रकार का डैंड्रफ हो, मोस्टली सभी फंगस पर, एक तरह से ये फंगल डिजीज़ ही होता है, सभी फंगस पर, सभी चर्म विकारों पर गंधक को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। माँ पार्वती का आशीर्वाद इस गंधक के अंदर माना गया है दोस्तों। तो उससे हमारे सिर के जितने भी डैंड्रफ की समस्या है, जूं की समस्या है, किसी को लीक डेरे वगैरह हैं, वो भी इससे साफ़ हो जाएंगे। और साथ ही दोस्तों इसको आप मसाज करने के आधे घंटे बाद इसको आप नीम के बेरी के काढ़े से, त्रिफला क्वाथ से या सिंपल गर्म पानी से, नीम के उबले हुए पानी से आप अपने बालों को धो लीजिए। हफ्ते में 3 बार ऐसा करने से ही आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे और आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक सिंपल सा नुक्ता बता रहा हूँ कि आपको आपके दिनचर्या के अंदर ही वात पित्त कफ आपकी प्रकृति के अनुसार, यदि आपके बाल रूखे ज़्यादा हैं तो वो वात का लक्षण देते हैं। यदि आपके बालों में सफ़ेदी ज़्यादा है, सफ़ेद बाल ज़्यादा आने लग गए हैं, तो वो पित्त का लक्षण दिखाते हैं। और यदि आपके बाल चिकने हैं और वो आपको कफ का लक्षण दिखाते हैं। तो वात पित्त कफ के अनुसार वात का यदि लक्षण आ रहा है तो हमें तिल का तेल प्रयोग करना चाहिए, और पित्त का यदि लक्षण आ रहा है तो पित्त के लक्षण के अंदर हमारे को गाय का घी, शुद्ध गाय का, असली जो गाय का घी हो, उसका प्रयोग करना चाहिए मसाज के लिए और नाक में 2-2 बूंद डालने के लिए। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तीनों चीज़ें, ये आपने सिर पे मसाज भी करनी है और नाक में 2-2 बूंद भी डालनी है। और कफज प्रकृति वाले को, जिसके बाल चिकने हैं पहले ही, उसको सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए और नाक में 2-2 बूंद सरसों का तेल डालना चाहिए। इससे हेयर्स की ग्रोथ अच्छी रहती है, स्कार्फ अच्छा रहता है, और तो और इससे झुर्रियाँ भी देर से पड़ती हैं। तो झुर्रियों एंटी रिंकल क्रीम्स लगाने के बजाय आप नेचुरल जो हर्बल फॉर्मुलेशन है उनको प्रयोग में लाइए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मैं धन्वंतरी जी से, महर्षि चरक जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का जीवन आरोग्यमय हो, हमारे ऋषियों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्सचुअल फैक्चुअल नॉलेज की भरी हुई वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।